नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 7 दिसंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके पीटी और मेंस के रिगार्डिंग। एक बिहार स्पेशल का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिहार के पटना में एक सम्मेलन हो रहा है, उसके बारे में बताऊँगा। जो मैं बता रहा था कि जिसके लिए इस सम्मेलन के लिए कम से कम 6 महीने से तैयारी कर रही थी बिहार सरकार अलग अलग जगहों पर, तो उसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन सबसे मुख्य न्यूज़ क्या है आज का, तो आज का है जेके असेंबली के लिए कल विधानसभा में, अपने लोकसभा में जेके में विधानसभा बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर में फिर से। तो उसके लिए कल बिल लाया गया है, तो इस चीज़ को भी ज़रा सा समझ लेते हैं। देखिए पूरा प्रोसेस को समझिएगा। 2019 ईस्वी के अगस्त में आर्टिकल 370 के कुछ धाराओं को निरस्त कर दिया गया और उसके तहत जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद से वहाँ पर अभी क्या चल रहा था, तो यूटी के रूप में उसको घोषित किया गया। लेकिन जिस दिन 370 को निरस्त किया गया था 5 अगस्त को, उसी दिन गृह मंत्री जी ने बोला था कि आने वाले समय में हम फिर से जम्मू कश्मीर में क्या करेंगे, असेंबली की बहाली करेंगे। विधानसभा वहाँ पर एग्जिस्ट होगा ही होगा, विधानसभा वहाँ पर होगा ही होगा, ठीक है। तो उसी विधानसभा के लिए कल बिल लाया गया है और वो लोकसभा से तो पारित हो गया है। उसी चीज़ को ज़रा सा देख लेते हैं क्या क्या है उसमें, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए। और एक चीज़ को मैं बताता हूँ, समझिएगा ज़रा। 2019 में जब इसको यूटी के रूप में घोषित किया गया, उसके बाद से पिछले साल एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। क्या बोल रहा हूँ मैं, परिसीमन आयोग, ठीक है। इसके आर्टिकल को ज़रा देख लीजिएगा सर्च करके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सबसे पावरफुल आयोग होता है ये। परिसीमन आयोग के रिकमेंडेशन को लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट भी चेंज नहीं कर सकती है। तो परिसीमन आयोग ने रिकमेंड किस चीज़ के आधार पर करती, क्या काम है इसका, कि कितने उस राज्य में विधानसभा के क्षेत्र होंगे, कितने लोकसभा के क्षेत्र होंगे, ये सब डिसाइड कौन करती, तो परिसीमन आयोग। लद्दाख ने यूटी बन के रहना ही स्वीकार किया हुआ है, उसको नहीं चाहिए विधानसभा वगैरह, और यूटी बन के ही रहेगा। वो 6 शेड्यूल में अपना नाम की मांग कर रहा है कि 6ठी अनुसूची जो है उसमें हमें शामिल किया जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा सा एरिया है और वहाँ पर विधानसभा होना ज़रूरी होता है। विधानसभा के द्वारा लोकल लोगों की आवाज़ जो है वो पटल पर पहुँच पाती है, उसका थोड़ा सा समाधान भी हो पाता है। तो परिसीमन आयोग बनाया गया। परिसीमन आयोग ने कुछ रिकमेंडेशन दी होगी। देखिए सरकार कभी भी हवा में काम नहीं करती है। वो परिसीमन आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर अब वहाँ पर पहले 107 सीट था टोटल, अब वहाँ पर कर दिया गया 114 सीट। कितना किया गया है, 114 सीट कर दिया गया है। उसके बाद से क्या बोला गया है कि 9 सीट आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम। एसटी के लिए पहली बार जम्मू कश्मीर में एसटी के लिए, इससे पहले उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता था, वहाँ के विधानसभा में 9 सीटों का रिजर्वेशन किया गया है। ये चीज़ ध्यान में रहेगा। उसके बाद से क्या है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को 3 मेंबर को नॉमिनेट करने का पावर दिया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति जी को भी 6 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट करने का है शक्ति, उसी प्रकार से जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे उनको क्या शक्ति दी गई है कि आप 3 लोगों को सदस्य नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। अब उन 3 लोगों में कौन कौन होंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा। 2 मेंबर्स फ्रॉम द कश्मीरी माइग्रेंट्स कम्युनिटी विथ 1 बीइंग ए वुमेन। उसमें से 2 लोग जो होंगे वो कौन होंगे, तो कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं वो होंगे, और इस 2 में से एक कम से कम महिला होनी जरूरी है। और एक जो मेंबर होंगे एक्स्ट्रा, और वो कहाँ से होंगे, पीओके से होंगे, ठीक है। पीओके से जो भारत आ गए हैं माइग्रेंट्स, उनमें से एक कोई हो सकता है, तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से रिजर्वेशन बिल लाया गया, जिसमें किस चीज़ को देखिए रिप्लेस किया गया। वीक एंड अनप्रिविलेज क्लास पहले लिखा जाता था, ए सोशल कास्ट, और उसको बताया गया है अदर बैकवर्ड क्लास। 2004 एक्ट के तहत में संशोधन करके उसको ओबीसी कहा गया है। तो इस पूरे में आपके लिए इतना ही है, और तो कुछ नहीं है खास। आपसे ये पूछ सकता है कि कितने सीट वगैरह बनाए गए हैं, ये सब चीज़ें पीटी में पूछी जा सकती है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, अपोजिशन ने सवाल किया गृह मंत्री महोदय से कि आप मुझे ये बताइए, आप जो बोल रहे थे धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद जम्मू कश्मीर से ख़त्म हो जाएगा, वो तो नहीं ख़त्म हुआ है। आपको नहीं पता होगा पिछले 3 साल में 200 से ज़्यादा आर्मी मैन शहीद हो चुके हैं, जिसमें ऑफिसर्स भी शामिल हैं। तो कहाँ हुआ है टेरर ख़त्म? अभी भी कुछ दिन पहले भी राजौरी में चल रहा था टेरर, तो टेरर ख़त्म कहाँ हुआ है? आप जो बोलते हो कि टेरर ख़त्म कर दिया हमने, वो तो नहीं हुआ है, ये तो हकीकत है नहीं हुआ है। तो हमारे गृहमंत्री जी ने बोला कि 0 टेरर प्लान इन्होंने रखा हुआ है, जो 2026 तक 100% इम्प्लीमेंट हो जाएगा। 2026 तक 0 हो जाएगा क्या, तो टेरर जम्मू कश्मीर के इलाकों में। ये अमित शाह जी ने बोला है।
तो गृह मंत्री जी ने बोला तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। आज का आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। आज का आर्टिकल किन से जुड़ा हुआ है, तो दिव्यांगजनों से जुड़ा हुआ है आज का आर्टिकल, और वो उसको लेकर द हिंदू में आर्टिकल आया था डिटेल में, तो वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि सुगम्य भारत, क्या बोल रहा हूँ मैं, सुगम्य भारत, ये एक तरीके का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है दिव्यांगजनों के लिए, सुगम्य भारत। तो इस चीज़ पर आधारित पूरा का पूरा आर्टिकल है, डिस्कस कर लेते हैं। वैश्विक स्तर पर 1.3 बिलियन लोग किसी न किसी रूप में दिव्यांगता के साथ जी रहे हैं। उनमें से 80% विकासशील देशों में निवास करते हैं, जबकि उनमें से 70% ग्रामीण क्षेत्रों में। 80% दुनिया के विकलांग कहाँ पर रहते हैं, तो विकासशील देशों में, डेवलपिंग नेशन में, और इसमें भी कहाँ पर रहते हैं 70%, तो मैक्सिमम लोग ग्रामीण एरिया में निवास करते हैं। वर्तमान प्रणालियाँ दिव्यांग से रहित व्यक्तियों के लिए डिजाइन की गई हैं और वे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अपवर्जनकारी सिद्ध होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें गरीबी, शिक्षा अवसरों तक पहुंच की कमी, अनौपचारिकता, सामाजिक व आर्थिक भेदभाव के साथ अन्य रूपों का भी सामना करना पड़ता है। अभी जो वर्तमान का दुनिया का ही सिस्टम है वो दिव्यांगों के लिए फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर सड़क पर चलना चाहेंगे तो भी उनके लिए, वैसे दिल्ली वगैरह में उन्होंने क्या किया है ना कि अंधे लोगों के लिए उन्होंने अलग तरीके का टाइल्स बिछाया है सड़कों किनारे, आपने देखा होगा येलो टाइल्स होता है, मेट्रो वगैरह में बिछाया, जिससे वो उस टाइल्स को टोहते हुए आगे बढ़ सकें। तो कहीं कहीं पर तो कार्यक्रम शुरू किया गया, जैसे रेलवे स्टेशन पर चढ़ने के लिए पहले केवल सीढ़ियाँ होती थी, अब रैंप भी बनाया गया है जिससे व्हीलचेयर जा सके लुढ़क के वहाँ तक। लेकिन वो बस में कैसे चढ़ेंगे मुझे बताइए ज़रा, वो ट्रेन में कैसे चढ़ेंगे, प्लेटफॉर्म से ट्रेन में कैसे चढ़ेंगे। तो ये सब कुछ समस्याएं हैं जिसके बारे में हमें बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि देश तो सभी का होता है, सभी के लिए काम करना चाहिए सरकार को। भारतीय दिव्यांगता की परिभाषा क्या है, आप जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांगजन वही व्यक्ति है जो ऐसी दीर्घकालिक अपंगता या अक्षमता रखता है जो उसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व संवेदी क्षमताओं को प्रभावित करता है। शारीरिक भी दिव्यांगता हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, बौद्धिक के स्तर पर भी हो सकती है, और संवेदी क्षमताओं को, चीज़ों को सेंस करने के मामले में भी उसकी दिव्यांगता हो सकती है। यह अक्षमता उन्हें समाज में पूर्ण और प्रभावी ढंग से भागीदार कर सकने से अवरुद्ध करती है, जिसके कारण से क्या होता है, वो सोशल कनेक्ट नहीं बना पाते हैं जैसे सभी लोग बना पाते हैं उस तरह से। दिव्यांगता की 4 मुख्य श्रेणियां होती हैं। व्यवहारिक व भावनात्मक होता है, बिहेवियर और इमोशनल वाला। संवेदी अक्षमता विकार होता है एक होता है भौतिक व शारीरिक, फिजिकली जो चैलेंज लोग होते हैं, और एक होता है डेवलपमेंट विकास संबंधी दिव्यांगता भी होती है। भारत दिव्यांगता की वर्तमान स्थिति क्या है, कुछ डेटा और आंकड़े फैक्ट मिलेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको यूज कीजिएगा। कुछ योजनाओं का मैं नाम लूंगा, उन योजनाओं के बारे में पीटी में भी पूछा जा सकता है आपसे। विश्व बैंक के अनुसार भारत की 5.8% आबादी दिव्यांगता की शिकार है। आबादी अपनी कितनी है, 140 करोड़। इसका 5 से 8% निकाल लीजिए, आपको पता चल जाए कितनी बड़ी आबादी है। ये विश्व बैंक का अनुमान है। एनएसएसओ क्या बोलता है अपने देश में, सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, कि 2.2% आबादी जो है वो दिव्यांग है। ठीक है। एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 सर्वेक्षण में पाया गया कि 4.52% आबादी दिव्यांग है। पिछले साल जो फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था 19 से 21 के बीच में, उसमें पाया गया कि लगभग में 4.5% लोग जो हैं पूरी आबादी का वो दिव्यांगजनों में आते हैं। भारत में दिव्यांगजनों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, सीमित जागरूकता है। पहली बात है दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध सरकारी योजनाओं और लाभों के बारे में जागरूकता की कमी है। उनको पता ही नहीं होता कि उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं। उनको क्या, किसी को नहीं पता होता, गरीब को नहीं पता होता गरीब के लिए कौन सी योजना है, महिलाओं को नहीं पता उनके लिए कौन कौन सी योजना है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, पहली बाधा तो जागरूकता के स्तर पर ही आती है। दूसरी आती है कि अभिगम्यता और अवसंरचना की कमी है। कई सार्वजनिक स्थान जैसे स्कूल, अस्पताल, परिवहन प्रणाली, सरकारी कार्यालय दिव्यांगजनों की आवश्यकता के अनुरूप डिजाइन नहीं किए जाते हैं। क्या दिव्यांगजन वॉशरूम नहीं जा सकते क्या, व्हीलचेयर पर जो बैठा हुआ आदमी वॉशरूम कैसे जाएगा, आप मुझे बताइए। ये मैं आपको सेंसिटिव होने के लिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, कि जरा सोचिएगा, जब कोई नीति निर्माण में जाता है ना, तो किन लोगों के लिए भी आपको सोचना पड़ता है। चीज़ों को डिजाइन करते समय, सरकारी भवन बनाते समय, सरकारी ऑफिस बनाते समय, रेल बनाते समय, बस बनाते समय, इन चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। अमेरिका में ऐसी बसें होती हैं जिसमें दिव्यांगजन आसानी से चढ़ सकते हैं। ऐसे टेक्नोलॉजी यूज किए जाते हैं जो उनको उठाकर बस में रख देता है। या तो बस के जो पायदान होते हैं जिस पर पैर रख के आप बढ़ते हो, बस में बैठते हो, वो नीचे हो जाता है, वो नीचे आ सकता है, जिससे क्या होता है सभी लोग बैठ सकते हैं, किसी की मदद की ज़रूरत उनको नहीं पड़ती है, अपना व्हीलचेयर लुढ़का के भी बस में चढ़ सकते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, हमारी जो सरकार है उसको भी सेंसिटिव होना चाहिए कि भाई उसमें देश में सभी तरह के लोग रहते हैं।
लेकिन आज तक जो डिजाइन किए जाते हैं, अब कुछ कुछ जरूर बढ़ा है, ये आपको मानना पड़ेगा। 2014 के बाद बहुत सारे जगहों पर परिवर्तन किए गए हैं दिव्यांगजनों के लिए। रेलवे प्लेटफॉर्म हो या फिर आपने देखा होगा रैंप या एक्सीलेटर लगा होता है जिससे वो आसानी से चढ़ सकें, तो ये कुछ सुविधाएं तो विकसित की गई हैं। यह उनकी गतिशीलता, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक नागरिक गतिविधियों में भागीदारी को सीमित करता है। हर जगह वो जा नहीं सकते, एक्सेस नहीं है उनका हर जगह, क्योंकि उनको जा ही नहीं पाएंगे, वो दिक्कत होगा उनको। यूनिसेफ के अनुसार दिव्यांग बच्चों को प्रायः ऐसे स्थानों से अपमर्जन का शिकार होना पड़ता है जिसपे वे उन महत्वपूर्ण पहलुओं से चूक जाते जिनका उद्देश्य उनके स्वास्थ्य और कल्याण सुधार में करना था। बहुत सारी चीज़ों से वो वंचित हो जाते हैं इन सब चीज़ों के कारण। शिक्षा व रोजगार तक सीमित पहुंच है उनकी। ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों को प्रायः शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुंच के संकट का सामना करना पड़ता है। समावेशी शैक्षणिक संस्थान और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की कमी आवश्यक कौशल हासिल करने और कार्यबल में भाग ले सकने की उनकी क्षमता में बाधक बन सकती है, जिसके कारण से उनको शिक्षा और रोजगार भी नहीं मिल पाता है। विकासात्मक योजनाओं से अपमर्जन। कुछ विकासात्मक योजनाओं अनजाने में ही दिव्यांगजनों को अपवर्जित करती हैं, जिससे वे महत्वपूर्ण पहलुओं के दायरे से बाहर हो सकते हैं। इसका एक उदाहरण टीकाकरण अभियान, जो दिव्यांगजनों की पहुंच व संचार आवश्यकता जैसे रैंप, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने वाले दुभाषीय या ब्रेल सामग्री को ध्यान में नहीं रखते हैं। जब टीकाकरण अभियान चलाया गया था तो उस समय इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण कई सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। क्या सरकार अपने स्तर पर कुछ नहीं करती है? करती है। रिजर्वेशन दिया हुआ है, बहुत कम नंबर में उनका पीटी मेंस वगैरह क्लियर होता है, तो सरकार अपने स्तर पर सरकारी जॉब के मामले में तो देती है, लेकिन सरकारी जॉब देना हर समस्या का समाधान नहीं होता है। आपने भी देखा होगा बिहार में भी फैशन चलता है कि सरकारी जॉब दे दो सारी समस्या का समाधान हो जाता है, नहीं होता है। आप अच्छे से स्कूलिंग तो दो उनको सबसे पहले। अभी बीपीएससी मेंस की ही बात करते हैं, 2 मिनट लूँगा मैं। बीपीएससी मेंस में उन्होंने जो परिवर्तन किया है ना, मैं आपको यकीन बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, इसलिए बता रहा हूँ। पीटी में ये यूपीएससी लेवल का परिवर्तन है, ये सामान्य नहीं है। लेकिन आपने अपना एजुकेशन सही नहीं किया अभी तक। आपके कॉलेजेज से ऐसे ही कुंजी पढ़ के बच्चे पास हो जा रहे हैं। बैचलर डिग्री किया हुआ है, बीए एमए किया हुआ है, और आज तक उसने जीवन में एक ढंग का सोचकर एक आंसर निबंध नहीं लिखा है। सोच सकते हैं आप क्या स्थिति हो रखी है। उस बच्चे की गलती नहीं है, वो तो जहाँ पर जो उसको फैसिलिटी मिलेगा उसी में पढ़ेगा। एमए कर लिया, बीए कर लिया, लेकिन 4 लाइन लिखना नहीं आता है ढंग से। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये शिक्षा की स्थिति बता रहा हूँ। उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है कि सरकार को सेंसिटिव तरीके से काम करना होता है, ठीक है। तो अगर वो अपना काम नहीं करती है तो इन बच्चों को भुगतना पड़ता है। अब यहाँ पर बीपीएससी मेंस में निबंध इंक्लूड कर दिया गया है। आधे से आधे बच्चे निबंध लिखा, जीवन में कभी नहीं एक निबंध लिखा। गाय पर लिखा था बचपन, उसके अलावा नहीं लिखा। तो जब आप करते हो कहीं पर परिवर्तन, आपको समुचित रूप से, समग्र रूप से परिवर्तन करना पड़ता है। समझ में आ रहा होगा जो मैं कह रहा हूँ। अगला क्या है, धारणा और कलंक का भी एक इशू है। सामाजिक भेदभाव होता है उनके साथ। दिव्यांगजनों कभी कभी समाज में सार्थक योगदान देने में सक्षम स्वायत्त व्यक्तियों के बजाय दान या दया के पात्र के रूप में देखा जाता है। यह धारणा सामाजिक कलंक, भेदभाव और निर्णय लेने की प्रक्रिया से अपमार्जन का कारण बन सकती है, जिससे उनकी चुनौतियाँ और ज़्यादा बढ़ सकती है। अपवर्जन का कारण बनती है ये सब चीज़ें भी। उनको दया के दृष्टि से देखा जाता है। किसी को सोचिए बार बार सिंपैथेसिस के लिए दया के दृष्टि से देखा जाए कि भाई ये तो बहुत मजबूर है वगैरह वगैरह, तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। कृषि पर निर्भरता और जलवायु परिवर्तन के जोखिम। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः कृषि पर अत्यधिक निर्भरता की स्थिति पाई जाती है। इन क्षेत्रों में दिव्यांगजन विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रभावों के प्रति संवेदनशील होते हैं। स्वच्छ जल व आहार तक पहुंच में कमी, तूफान, लू व बाढ़ ने उनकी आजीविका, स्वास्थ्य, समग्र कल्याण के लिए जोखिम को बढ़ा दिया है। कानूनी और नीतिगत समर्थन का भी अभाव है। भारत ने 2007 में दिव्यांगजनों का अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी CRPD की पुष्टि की और 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को अधिनियमित किया है। 2007 में इसकी पुष्टि की थी और 2016 में इसको अधिनियमित किया है, जो दिव्यांगजनों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कानूनी ढांचे प्रदान करती है। ये यूएन का एक लॉ है जिसके तहत दिव्यांगजनों के लिए कानूनी सहायता मुहैया करवाई जाती है। हालांकि इन कानूनों और नीतियों के क्रियान्वयन और प्रवर्तन में विभिन्न कमियां और चुनौतियां मौजूद हैं। कानून तो हर चीज़ के लिए है, लेकिन उसमें चुनौतियां मौजूद है उसके इम्प्लीमेंटेशन में। कौन कौन सी पहले कर रही है, तो अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से पीटी के फैक्ट भी आपके लिए शुरू हो रहा है। स्पार्क परियोजना ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD, महाराष्ट्र महिला विकास निगम के सहयोग से स्पार्किंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना को क्रियान्वित कर रहे हैं। स्पार्क योजना दिव्यांगजनों से संबंधित है, बस ये ध्यान में रख लेना है। ILO वगैरह भी जुड़े हुए हैं इसमें, ये ध्यान में रखिएगा। इस परियोजना के माध्यम से दिव्यांगजनों को अग्रणी भूमिका सौंपी गई है, जहां उन्हें ग्राम से चिन्हित किया जा रहा है और दिव्यांगता समावेशन सुविधाकर्ता
डिसेबिलिटी इंक्लूसिव फैसिलिटेटर के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है उनको। ओके, DIF दिव्यांगता समावेशन व समावेशन में मौजूद बाधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समुदाय, दिव्यांगजनों को देखभाल करता, स्वयं सहायता समूहों से संबद्ध महिलाओं अन्य हितधारकों से संलग्नता बढ़ाते हैं। अब ये करते क्या है DIF वाले? तो दिव्यांग महिलाओं की पहचान करते हैं, उन्हें सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए मौजूदा स्वयं सहायता समूहों की मुख्य धारा में लेकर आते हैं, जहां से ये महिलाएं उद्यम शुरू करने के लिए धन तक पहुंच बनाने में सक्षम होती है। एक दिव्यांग को उद्यम करने में सक्षम बना देना, ये पूरा सिस्टम है इसमें। समझ में इतना तो समझ में आ गया होगा, बाकी टर्मिनोलॉजी भूल भी जाए तो इतना तो पता चल गया होगा कि हाँ भाई क्या है ये। स्पार्क परियोजना सामाजिक स्तर से लेकर प्राथमिक स्तर तक दिव्यांगजनों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव को प्रेरित करने में सक्षम सिद्ध हुई है। कहाँ से कहाँ तक? तो प्राथमिक स्तर से लेकर और सामाजिक स्तर तक सब कुछ परिवर्तित करने की कोशिश करती है ये। उसके अलावा कौन कौन सा है? यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन पोर्टल बनाया गया भारत सरकार के द्वारा। सुगम्य भारत अभियान, इसी का दूसरा जो संस्करण है उसको लॉन्च किया जा रहा है, जिसके कारण से चर्चा में आ गया है सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत में हर चीज़ शामिल है। अभी जो मैं बार बार रेलवे प्लेटफॉर्म का जिक्र कर रहा था, वो भी सुगम्य भारत का ही हिस्सा है, जिसमें रेलवे प्लेटफॉर्म को दिव्यांगजनों के लिए क्या बनाना है? तो उनके अनुरूप डिजाइन करना है। अगर आप दिल्ली आए होंगे तो आपने देखा होगा कि मेट्रो में एक पीली टाइल्स बिछी रहती है जगह जगह पर, रोड के किनारों में पीली टाइल्स बिछी रहती है, तो टाइल्स पर खुरदरे होते हैं, पार्क में भी बिछाया गया है। क्या होता है वो? जैसे आँख से जो अंधे लोग हैं वो उस टाइल्स पर जो आकार बने होते हैं उसको टोहते हुए चल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये सुगम्य भारत का ही हिस्सा है, जिसके तहत परिवर्तन किए जा रहे हैं। ओके, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना चलाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा। दिव्यांगजनों के लिए सहायक यंत्र उपकरण की खरीद फिटिंग में सहायक योजना के लिए भी, चला कोई बहरा है तो उसके कान के लिए मशीन वगैरह की फिटिंग के लिए भी भारत सरकार प्रयास करती है, पैसे वगैरह मुहैया करवाती है। दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप है। अब कोई छात्र है अगर वो दिव्यांग है तो उसके लिए राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। दिव्यांगजनों के लिए अद्वितीय पहचान पत्र यूनिक ID फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, UDID, ये किन के लिए होता है? तो ये होता है दिव्यांगजनों के लिए UDID, ये दिव्यांगजनों के लिए भारत सरकार बनाती है। अब आप जरा सोचिए कि उनके लिए कौन कौन से काम आप कर सकते हैं जिनसे दिव्यांगजनों की स्थिति अच्छी हो सके। एक बार सोचिएगा, खुद से भी पॉइंट सोचना चाहिए, वैसे मैं बताता हूँ। पहला क्या हो सकता है कि भाई रोजगार का अवसर उन्हें उपलब्ध करवाना चाहिए, जिससे क्या हो कि उनको रोजगार मिले। सरकार और निजी क्षेत्रों को अधिनियम 2016 के प्रावधान को लागू करना चाहिए, जो सरकारी नौकरी में दिव्यांगजनों के लिए 4% आरक्षण ये फिक्स करता है। 4% आरक्षण सरकारी नौकरी में किन के लिए होता है? दिव्यांगजनों के लिए होता है। विभिन्न CSR पहलों में भी दिव्यांगजनों के लिए समावेशी और सुलभ कार्यस्थल को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकती है। अभिगम्यता और अवसंरचना में सुधार कर सकते हैं हम उनके लिए, जिससे वो हर जगह तक, जहाँ तक स्वस्थ पुरुष या महिला जा सकती है, जहाँ तक स्वस्थ लोग जा सकते हैं, वहाँ तक सब जा सकें। इस तरह का हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा क्योंकि अपने ही देश के नागरिक होते हैं। जागरूकता एवं संवेदनशीलता को बढ़ाना, स्कूल एजुकेशन से लेकर मीडिया तक में हर किसी को ये बताना चाहिए कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं होता। गांव घर में लोग इसी तरह से देखते हैं, कोई पाप किया होगा इसलिए दिव्यांग है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सेंसिटिव होकर हमें सोचना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, समग्र रूप से एक सामाजिक वातावरण जो है उसमें सुधार होगा। कानूनी व नीतिगत समर्थन को सुदृढ़ करना पड़ेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए जा सकते हैं दिव्यांगजनों के लिए। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। आज का आर्टिकल यही। अगला टॉपिक है AI से संबंधित। देखिए, गूगल ने अपना जेमिनी करके, या जेमिनी है एक, जिसके एक मल्टी मॉडल AI मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया है 3 साइज में। अब ये क्या है भाई? तो जिस तरह से चैट GPT है, चैट GPT आपने नाम सुना होगा, है ना। चैट GPT आने के बाद सबसे बड़ा खतरा किसके समक्ष उत्पन्न हो गया था? गूगल के समक्ष। क्यों? क्योंकि लोग सर्च के लिए चैट GPT को ज़्यादा यूज़ करने लगे थे। हालांकि उसका कुछ नुकसान भी था। चैट GPT में 2021 तक के ही आंकड़े थे, उसके बाद के आंकड़े नहीं थे। तो गूगल ने एक बनाया है चैट मॉडल जिसका नाम है जेमिनी, GEMINI। और ये क्या है? तो अब तक का माना जा रहा है कि सबसे पावरफुल क्या है, तो चैट के लिए, सर्च करने के लिए AI का मॉडल है। और इससे पावरफुल मॉडल नहीं बना है। ये ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और इमेज हर चीज़ को समझकर आपकी मदद कर सकता है ये। और क्या है ये? जो बार्ड था, बार्ड, BARD, बार्ड क्या था? तो गूगल ने जब चैट GPT लॉन्च हुआ था तो उसने बार्ड बनाया था। ये भी एक AI मॉडल है जो क्या करता है? लोगों की मदद करता है।
तो बार्ड के साथ इसको जोड़ दिया गया है। देखिए लिखा हुआ है बार्ड एज वेल एज द लेटेस्ट पिक्सल 8 प्रो स्मार्टफोन वगैरह समय मिलेगा। तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीटी में आपसे पूछा जा सकता है, ये शब्दावली आपसे पूछी जा सकती है। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ तो अद्भुत न्यूज़ है, और ये अद्भुत इस मायने में है क्योंकि गुपचुप तरीके से एक मिशन को अंजाम दिया गया और वो कहीं न कहीं सक्सेसफुल हो गया। इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया होप। क्या बोला? HOP। एक्सपेरिमेंट का नाम है HOP, होप। देखिए दरअसल हुआ क्या, प्रपल्सन मॉड्यूल ये क्या होता है? तो वो गाड़ी है जिस पर बैठ के चंद्रयान का जो लैंडर है, रोवर है, वो चंद्रमा पर गया था। अब ये चंद्रमा है, यहाँ पर प्रपल्सन मॉड्यूल था, इसने रोवर को लैंडर को यहाँ पर चंद्रमा पर छोड़ दिया और ये तो घूमता ही रह गया, ऊपर घूमता ही रह गया, घूमता ही रह गया। ठीक है, लैंडर यहाँ पर लैंड कर गया और उसमें से प्रज्ञान रोवर वगैरह सब निकल के आ गया, है ना। ये सब तो हो गया था, घटना आपको याद होगा। लेकिन ये जो मॉड्यूल था, इसको इसरो के साइंटिस्ट ने वापस पृथ्वी पर लाने के लिए, पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी के कक्षा में लाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। ये चंद्रयान मिशन के लिस्ट में इसको नहीं रखा गया था, लेकिन उन लोगों ने ट्राई किया प्रपल्सन मॉड्यूल को लेकर कि भाई एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है HOP, जिसके तहत उन्होंने बोला कि प्रपल्सन मॉड्यूल को अब चंद्रमा की कक्षा से हम वापस कहाँ पर लाएंगे? पृथ्वी की कक्षा में लाएंगे। इसका क्या मायने है बताइए मुझे ज़रा। इसका मायने ये है कि आने वाले समय में हम मैन को लेकर अगर चंद्रमा पर जाना चाहें या चंद्रमा से सैंपल लाना चाहें तो उसके लिए भी हमारा मॉडल जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। इसका मायने ये है। समझ में आ रही है चीज़ें आपको? अब आने वाले समय में अगर चंद्रमा से कोई सैंपल लाना होगा या हमें इंसान को लेकर चंद्रमा पर जाना होगा तो उन सब चीज़ों में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। एक याद है आपको जो सितंबर 4 को, देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि सितंबर 4 को एक होप मिशन और किया गया था, जिसमें क्या किया गया था कि जो लैंडर है उसको हवा में उछाला गया था कुछ देर के लिए, फिर से उसको लैंड करवाया गया था। तो ये सब क्या है? ये सब वही उसी मिशन का हिस्सा है जिसमें हम आने वाले समय में चंद्रयान 4 या चंद्रयान 5 में चंद्रमा पर से क्या लाएंगे, तो वहाँ से सैंपल उठा कर लाएंगे और हो सकता है आने वाले समय में इंसान को भी हम चंद्रमा पर भेजें। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब इसका बेनिफिट क्या हो सकता है आने वाले समय में? तो सेप के जरिए 28 अक्टूबर 2023 को सूर्य ग्रहण के समय भी स्पेशल ऑपरेशन किया गया। सेप लगातार काम कर रहा है। इससे एक्सपीरियंस से इसरो को 4 तरह के फायदे हुए हैं। पहला, चंद्रमा से धरती की तरफ कोई यान वापस लाने के लिए प्लानिंग और एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। यान को इस तरह से वापस लाने के लिए सही सॉफ्टवेयर मॉड्यूल भी बनाना होगा। तीसरा, किसी ग्रह के चारों तरफ ग्रेविटी का फायदा उठाते हुए ऑर्बिटर को बदलने की भी क्षमता इसरो ने हासिल कर ली है। और चौथा, चांद की सतह पर PM को टकराने से बचाना जो मॉड्यूल होता है प्रपल्सन मॉड्यूल, जिससे क्या होगा, अंतरिक्ष खतरा भी उत्पन्न नहीं होगा। ये 4 बेनिफिट मूल रूप से होंगे। आपको क्या क्या ध्यान रखना है? होप एक्सपेरिमेंट के तहत में जो चंद्रमा पर लैंडर हुआ था, लैंड विक्रम, उसको हवा में उछाला गया था। उसी एक्सपेरिमेंट का विस्तार करते करते जो इसरो है उसने क्या किया है, तो प्रपल्सन मॉड्यूल को वापस लाने के लिए पृथ्वी के जो ऑर्बिट है उसमें वापस लाया, चंद्रमा के ऑर्बिट से। कोई चीज़ चंद्रमा का ऑर्बिट में घूम रही, उसी के जो ग्रेविटी है चंद्रमा का, उसी का उपयोग करते हुए इस चीज़ को इतना स्पीड दे देना कि वो उसका ऑर्बिट छोड़कर पृथ्वी की तरफ आ जाए और पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड में जैसे ही आएगी तो वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लग जाएगी। यही होता है इसमें। ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में नहीं पढ़ना है, बस ये ध्यान में रखना है प्रपल्सन मॉड्यूल जो चंद्रमा के चारों ओर घूम रहा था उसको वापस हम पृथ्वी के कक्ष में वापस लेकर आ गए हैं। बस इतना ध्यान में रखिएगा और ज़्यादा मत ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है आपका कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को पर अभी समय। दरअसल में है क्या, गरबा, गुजरात का पता ही है गरबा, इसको शामिल किया गया यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में। ठीक है, उसी के बारे में जरा हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है और किन किन चीज़ों को इससे पहले भी शामिल किया गया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वे प्रथाएं, अभिव्यक्तियां, ज्ञान व कौशल हैं जिन्हें समुदाय, समूह या कभी कभी व्यक्ति अपना सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में पहचानते हैं। इसे जीवित सांस्कृतिक विरासत भी कहा जाता है। इसे आमतौर पर निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। मौखिक परंपराएं हो सकती हैं, कला प्रदर्शन हो सकता है, ये सब के सब अमूर्त में शामिल हो सकते हैं। सामाजिक प्रथाएं हो सकती है, अनुष्ठान व उत्सव कार्यक्रम हो सकता है, प्रकृति व
ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान व अभ्यास हो सकता है, पारंपरिक शिल्प कौशल हो सकता है। इन सभी को अमूर्त सांस्कृतिक में शामिल किया जा सकता है। अभी समय हेतु भारत को चुने जाने का क्या महत्व था? यह भारत को सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने, अमूर्त विरासत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर अकादमिक अनुसंधान को बढ़ावा देने, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के साथ अभिसमय कार्य को संरेखित करने में मदद करेगा। भारत के पास 2003 के अभिसमय के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करने का अवसर होगा। भारत जीवित विरासत की विविधता और महत्व को उचित ढंग से प्रदर्शित करने के लिए अभिसमय के लिए राज्य के भीतर अंतर्राष्ट्रीय संवाद को प्रोत्साहित करने का प्रयास भी करेगा। ये उस समय का है, थोड़ा सा मैंने डाला था, जब यूनेस्को के जो अभिसमय के लिए एक पैनल होता है उसमें भारत को शामिल किया गया था। ये उस समय का है। अभी गरबा वाले पर आते हैं। गरबा वाले पर क्या है? तो अमूर्त विरासत की सुरक्षा है, तो यूनेस्को का अभिसमय अभी करता क्या है, इसको जरा ध्यानपूर्वक समझिएगा। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा अभिसमय को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विकास और सांस्कृतिक संगठन इसरो द्वारा 2003 में अपनाया गया था। तो 2006 में ये लागू हुआ। 2003 से इसको शुरू किया गया है, 2006 में ये लागू हो गया। इसमें 24 सदस्य शामिल हैं। इन्हें समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व व रोटेशन के सिद्धांत के अनुसार अभिसमय के आम सभा में चुना जाता है। समिति के सदस्य 4 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। इसी में भारत को चुना गया था, जिसका न्यूज़ मैंने ऊपर थोड़ा सा आपको बताया है। वो क्या करेगा? वो कहीं न कहीं चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा यही करना ही होता है। देखो होता क्या, जब भारत किसी संगठन का सदस्य बने या किसी की अध्यक्षता करे तो उसमें क्या लिख देना है कि बहुत अच्छा काम करेगा, दुनिया में छवि सुधारेगा, बहुत अच्छा करेगा, यही सब लिख के आ जाना है ना। बाकी चीज़ें अब देखिए इसमें शामिल कौन कौन सी। अब सवाल क्या क्या पूछा जाएगा, ज़रा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला सवाल पूछा जाएगा कि इससे क्या बदलेगा, क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, अगर गरबा को इसमें शामिल किया गया तो उससे क्या परिवर्तन होगा। दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा किन किन चीज़ों को इससे पहले शामिल किया गया भारत से। ठीक है, तीसरा ये पूछा जा सकता है कि भाई यूनेस्को का ये जो लिस्ट है ये क्या है, कब शुरू किया गया था, किस प्रकार से काम करता है, ये चीज़ पूछा जा सकता है। तो मूल रूप से इन 3 चीज़ों पर ध्यान में रखना है। तो यूनेस्को का अमूर्त विरासत सुरक्षा है, तो अभी समय को तो मैंने बता ही दिया कि ये 2003-4 से काम कर रहा है, 6 से काम कर रहा है। और उद्देश्य क्या होता है इसका? तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया से संकटग्रस्त, ग्लोबलाइजेशन के कारण से जो पारंपरिक परंपराएं थी वो संकट में पड़ गई हैं। तो सांस्कृतिक विरासत के व्यक्तियों की रक्षा करना, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के संकटग्रस्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को रक्षा करना, उनकी समुदायों, समूहों, व्यक्तियों के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का सम्मान सुनिश्चित करना, ये भी इसका काम होता है, उद्देश्य है इसका। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के महत्व के बारे में स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता को बढ़ाना, ये भी एक काम होता है इसका। मानवता के अमूर्त विरासत विकास की प्रतिनिधि की सूची भी जारी करती है कौन? तो यूनेस्को। तात्काल सुरक्षा की आवश्यकता वाले अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची भी जारी करती है। अच्छी सुरक्षित प्रथाओं वाले का रजिस्टर भी करती है ये इसका प्रकाशन है। किन किन चीज़ों को ये प्रकाशित करती है? तो जो चीज़ खतरे में है उनके लिस्ट जारी कर देती है, जो तत्काल सुरक्षित जिनको आवश्यकता है उनकी सूची जारी करती है, और मानवता के लिए अमूर्त विरासत कौन कौन सी चीज़ें हैं उसकी सूची भी जारी करती है ये। अगला कौन सा है? मान्यता प्राप्त भारतीय विरासत। अब इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा, यहीं से आपके सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। दुर्गा पूजा के अलावा भारत में यूनेस्को द्वारा ICH के रूप में मान्यता प्राप्त 13 परंपराएं कौन कौन सी हैं? तो वैदिक जप की परंपरा को 2008 में शामिल किया गया था। रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन को भी 2008 में शामिल किया गया था। कुटियाट्टम सांस्कृतिक थिएटर है, ये 2008 में शामिल किया गया था। आप मुझे ये बताएंगे कुटियाट्टम किस राज्य का है? कुटियाट्टम सांस्कृतिक महोत्सव किस राज्य का है? अपने देश में किस राज्य का है कुटियाट्टम? रमन्ना गढ़वाल हिमालय भारत के धार्मिक उत्सव परंपरा का मंचन है। रमन्ना ठीक है, ये शामिल किया गया था। कहाँ का है? तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का है। मुदियट्टू अनुष्ठान थिएटर और केरल का नृत्य नाटक 2010 को शामिल किया गया था। कालबेलिया राजस्थान का लोक गीत व नृत्य है, 2010 में इसको शामिल किया गया था। कालबेलिया जरूर ध्यान में रखिएगा, कालबेलिया। छऊ नृत्य 2010। छऊ किन किन राज्यों में होता है? बिहार में होता है क्या, बताइए मुझे। लद्दाख का बौद्ध जप, हिमालय के लद्दाख क्षेत्र जम्मू कश्मीर भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथ का पाठ 2012, इसको भी शामिल किया गया है हुआ है। मणिपुर का संकीर्तन जो किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपने देखा हो कि मणिपुर वैष्णव जो शाखा है हिंदुइज्म की, उसमें गौर संप्रदाय वगैरह की स्थापना में नाम आता है बहुत सारे, तो वहीं से ये संकीर्तन का अनुष्ठान चला आ रहा है।
और गायन, ढोलक, बाजा, नृत्य करना 2013 में इसको शामिल किया गया। जंडियाला गुरु पंजाब भारत के ठठेरों के बीच पारंपरिक तौर पर पीतल और तांबे बर्तन बनाने का शिल्प 2014 में इसको शामिल किया गया। योग को 2016 में, नवरोज 2016, कुंभ मेला 2017, दुर्गा पूजा 2021, गरबा भी शामिल कर दिया गया है। और कोई शामिल हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे, इनको ध्यान में रखिएगा। और आप मुझसे मैंने पूछा है कुटियट्टम किस राज्य का है, कुटियट्टम के बारे में आपको बताना है। अगले न्यूज़ पर चल, ये तो मैंने करवा दिया गरबा वाला। अगला न्यूज़ क्या है, इंडियन ओरिजिन मीडिया एग्जीक्यूटिव समीर शाह टू हेड बीबीसी बोर्ड। बीबीसी बोर्ड को कौन हेड करेंगे अब, तो बीबीसी पता ही है आपको, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट का जो न्यूज़ है उसको हेड कौन करेंगे, तो समीर शाह जो है इंडियन मीडिया एग्जीक्यूटिव हैं ये, और यही बीबीसी को हेड करेंगे अब समीर शाह। तो इनके बारे में जब बस नाम ध्यान में रखिएगा, पीटी के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीपीएससी पीटी में आपसे पूछा जा सकता है। बाकी अब बिहार स्पेशल का एक न्यूज़ है जिस पर हम लोग चलते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मायने रखता है और उसको थोड़ा सा डिटेल में मैं बताने की कोशिश करूँगा, उसको अलग अलग आयाम से मैं जोड़ने की कोशिश करूँगा जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको मदद मिले। देखिए क्या हो रहा है कि बिहार में 13 दिसंबर से 2 दिन का वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर, तो 13 दिसंबर से पटना में किया जाएगा। अब ये क्यों किया जाता है, आपने सुना होगा वाइब्रेंट गुजरात, मोदी जी जो मोदी जी बने हैं उसमें वाइब्रेंट गुजरात का बड़ा योगदान था। वाइब्रेंट गुजरात के द्वारा उन्होंने अपनी छवि बिल्कुल चमकाई कि हम बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं वगैरह वगैरह की। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे यूपी का भी इन्वेस्टर समिट होता है, इसमें क्या होता है दरअसल में, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और बिहार के अधिकारी लोग 6 महीने से करीब में अलग अलग देश के हिस्सों में, विदेश में बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निवेशक को बुलाया जाए बिहार। अब ये क्या करेंगे निवेशक लोग आके, तो बिहार सरकार इनके समक्ष रखेगी कि आप हमारे बिहार में बहुत सारा कुछ हमने सुधार किया है, लैंड रिफॉर्म भी किया है, कानूनी रूप से भी सुधार किया है, अपने यहाँ सस्ता मजदूर भी अवेलेबल है और खनिज संपदा भी अवेलेबल है, सब कुछ है अपने पास। आप यहाँ पर आके क्या कीजिए, तो बिहार में निवेश कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो जिस भी सेक्टर में आप करना चाहें, बहुत सारे सेक्टर इसमें, कृषि से लेकर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से लेकर अलग अलग बहुत सारे सेक्टर हैं, ऑटोमोबाइल से लेकर बहुत सारे, जिसमें निवेश करेंगे तो क्या होगा, बिहार में उद्योग धंधों का विकास शुरू होगा। बहुत देर से कर रहे हैं हम, जो वाइब्रेंट गुजरात 2002, 3, 4 के बाद से शुरू हो गया था वो हम 2023 में कर रहे हैं। 20 साल पीछे चलते हैं हर चीज़ में बिहार के लोग, पता नहीं क्यों। तो ये उद्योग धंधों का विकास होगा बिहार में, जिससे क्या होगा कि लोगों को वहीं पर रोज़गार मिलेगा, उनको बाहर जाके नहीं रहना पड़ेगा, वहीं पर रोज़गार मिल जाएगा उनको। तो निवेशक समिट क्यों होता है ये पता चल गया। अब आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि निवेशक समिट जो हमने आयोजित किया है इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसका क्या परिणाम निकल सकता है, या इसके लिए कौन कौन से चुनौतियाँ हो सकती हैं, ये चीज़ पूछा जा सकता है। या बिहार उद्योग के बारे में जब भी आपसे सवाल आपसे पूछा जाएगा बिहार में उद्योगों को लेकर, तो वहाँ पर आप समाधान में ये भी लिखोगे निवेशक समिट का आयोजन किया गया था सरकारी प्रयास के तहत में, और इसके तहत बहुत सारे लोगों ने निवेश करने की बात भी कही है। तो चलिए देखते हैं। अब तो सम्मेलन जब शुरू होगा तब तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। क्या है कि 5 दिसंबर 2023 को बिहार के उद्योग विभाग के मंत्री समीर महासेठ और सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने मीडिया को बताया कि उद्योग विभाग द्वारा 13 से 14 दिसंबर 2023 को पटना के ज्ञान भवन में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 एक वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। एक चीज़ मैं और बताता हूं, जिनका 69 बीपीएससी है मेंस, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो बिहार के एक तो उद्योग धंधों को लेकर खूब चर्चा हो रही है, दूसरा बिहार एजुकेशन में, बिहार में शिक्षा को लेकर काफ़ी बड़े स्तर पर सुधार को लागू किया गया है। वो डिजिटली भी लागू किया गया है और मैनुअली भी लागू किया जा रहा है। सबसे पहले शिक्षकों को सही करने की कोशिश की जा रही है कि उनका टाइमिंग सही हो, रोज़ अटेंडेंस बने, उनका काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सुधार की गई हैं। तो जब भी आप बिहार का मेंस देने जा रहे हैं तो उन चीज़ों को ध्यान में रख कर जाइएगा कि किन किन चीज़ों में सुधार किया गया बिहार में एजुकेशन को लेकर, स्कूलों में आने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर से लेकर हर चीज़ पर ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार से उद्योग भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उद्योग को लेकर बिहार सरकार काफ़ी सक्रिय है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है आपको। ओके, क्या है इसमें कि सम्मेलन देश विदेश प्रदेश के 600 से अधिक उद्यमियों के शामिल होने की संभावना है। 600 से ज़्यादा उद्यमी। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि उद्योग विभाग द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, ढाका, दुबई, ताइवान, जापान में इन्वेस्टर्स मीट आयोजित किया गया। कहाँ पर तो यूएसए, ढाका, दुबई, यूएई, ताइवान व जापान में इन्वेस्टर्स मीट बिहार सरकार करवा चुकी है।
ठीक है। वहाँ के निवेशकों को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 से भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। देश के 7 बड़े औद्योगिक शहर नई दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुपति और कोलकाता में रोड शो आयोजित किया गया था। रोड शो आयोजित करके बिहार में निवेश करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया। बिजनेस कनेक्ट 2023 से 22 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। उनमें से ये सारे देश शामिल हैं। यहाँ से प्रतिनिधियों को बुलाया। और क्या उन लोगों ने और क्या कहा है, तो अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 के पहले दिन प्राथमिकता वाले 4 उद्योग टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, आईटी व आईटीईएस, ईएसडीएम व जनरल मैन्युफैक्चरिंग, इन 4 सेक्टरों पर पहले दिन बातचीत होगी पर चर्चा होगी, जिसमें भाग लेने के लिए 7 मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। दूसरे दिन मुख्य सत्र का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रीगण शामिल होंगे। दोनों दिन उद्यमियों के साथ B2B बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, बिहार में उद्योग को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और वे बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, मानना पड़ेगा आपको, बहुत ही अच्छे प्रयास कर रही है। अब उसका परिणाम सकारात्मक हो नकारात्मक कुछ तो अच्छा होगा ही, है ना। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। काफ़ी सारे टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कहीं पर कुछ खामी रह जाती है, कहीं पर कुछ मुंह से मान लीजिए कहीं पर कुछ गलत ही निकल गया तो तुम मुझे बता दिया कि ये कमेंट करके मैं सही कर दिया करूँगा, ठीक है। जब लगातार 34-35 मिनट बोलता है कोई भी इंसान तो उसमें गलती होने की संभावना होती है ना। इंसान ही होते हैं सब कोई, तो कहीं पर कुछ मिस्टेक हो जाता है तो बता दिया कीजिए, मैं सुधार कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।